नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के आम बजट पर सीएम धामी का बयान, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बताया। लोकल से ग्लोबल बनने का बजट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में जनसुनवाई, 51 से अधिक शिकायतें और समस्याएं की गई दर्ज, 28 का मौके पर ही निस्तारण। देहरादून में धारदार हथियार से युवती पर बेरहमी से हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवती ने तोड़ा दम। फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच, आरोपी युवक गिरफ्तार। रुड़की के सालियर भगवानपुर बाईपास पर 1 साल से अधूरा पड़ा पुल आम लोगों के लिए बना खतरा। छात्रों ने किया प्रदर्शन, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना, गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी। पर्यटन स्थल औली सैलानियों से गुलजार, बर्फ में कर रहे मस्ती। आम बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि बजट में राज्यों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया। उत्तराखंड के लिए बजट खासतौर पर अहम है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवाओं और महिलाओं से जुड़े कई प्रावधान किए गए। इससे पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों को फायदा मिलेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बढ़ता सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के प्रदेश में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और साथ ही उसकी गति को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा जो प्रमुख कर्तव्य है, सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल सभी को इस बजट में साथ लेकर सभी का विकास सुनिश्चित हो, ये करना और सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के तुरंत समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में हुए इस जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 51 से अधिक शिकायतें और समस्याएं दर्ज हुई हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इनमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। आज 51 शिकायतें जनसुनवाई में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को परीक्षण करने या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित किया गया। इसमें जो हमारा पोर्टल की समीक्षा हुई, उसमें ये देखा गया है कि 36 डेज से ज्यादा शिकायतें जिसकी पेंडिंग है। कुछ जगह पे 180 डेज से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, तो उनको चेतावनी दी गई है और उनको शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। लगातार सफाई अभियान हमारा 7 तारीख को चलेगा, जिसमें पूरे जिले से समस्त विभाग, जन समुदाय, NGO, समस्त तरह के संगठन, राजनीतिक दल, संत समाज, ये सारे लोग हमारी सफाई अभियान में हमें सहयोग देंगे। और एक महाअभियान हमारा 7 तारीख को, 7 फरवरी को पूरे जिले में चलेगा,
जिसमें उम्मीद है कि लाखों लोग पार्टिसिपेट करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय बजट पेश किया था। इस बजट को लेकर सरकार के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं और इस बजट को देश के विकास का बजट भी बता रहे। वहीं विपक्ष इस बजट को लेकर के कई सवाल उठा रहा। कल जो बजट पेश हुआ था उस बजट की क्या विशेषताएं हैं, साथ ही इस बजट में उत्तराखंड को क्या मिला है, इन्हीं सब को लेकर हमारी संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने युवा अर्थशास्त्री अमन भारद्वाज से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि बजट काफ़ी बढ़िया है, वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है। तो इसी को लेकर के हम बात करते हैं। युवा अर्थशास्त्री हैं अमन भारद्वाज जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बजट कैसा है। दरअसल जो आम जनमानस की जो एक अपनी समझ होती है और जो एक अपनी अपेक्षाएं होती है, उस हिसाब से देखें तो इस साल का जो बजट है वो एक पैराडाइम शिफ्ट मार रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि खास करके हम जब कोविड आया था तो उस समय से सरकार लगातार अपने खर्चे पर बढ़ोतरी कर रही थी। उस समय उसकी प्रायोरिटी अलग थी, जैसे उसे फोकस करना था कि किस तरीके से हम इकॉनमी को रिकवर करें, और वो इकॉनमिक रिकवरी कहीं ना कहीं 5-6 साल के जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों को लक्षित केंद्रित करके कार्य किया गया तो कहीं ना कहीं प्राप्त किया गया। जैसे कि अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो इस साल जारी हुआ उसमें भारत को 7% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमानित बताया गया है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर लिया है। अब जो इस साल का बजट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन कि आपने जब देखा होगा कि भारत का अमेरिका के साथ संघर्ष बढ़ रहा था तो और बाकी देशों के साथ चीज़ें अलग हो रही है, टैरिफ वॉर हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के इस बजट से इस साल के आगामी बजट में ये दिखाया गया कि भारत अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है। एआई मिशन हो गया, क्वांटम मिशन हो गया, इसके इन ऑरेंज इकोनॉमी पर बात करी गई है हमारे बजट में, जहाँ पे 14,000 स्कूलों में और 500 यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएटर्स लैब बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ हमें अगर इस बार देखें तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिनमें कटौती की गई है, जैसे कि ग्रामीण विकास में बहुत कटौती की गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस साल ऊर्जा और उसके साथ ही साथ आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है उस पर खासा जोर दिया गया है, जैसे आपके नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर्स हो गए, और इस बार जो टियर 3 टाउन्स हैं, टियर 3 टाउन्स और टेम्पल टाउन्स पर ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे बनारस जैसे जो शहरें हैं तो उन्हें जोड़ने का काम किया गया। और इस साल पूर्वोदय के संकल्प को साकार करते हुए खास तौर पे पूर्वोत्तर को काफ़ी जोर दिया गया और कोस्टल जो इलाके हैं हमारे भारत के, वहाँ पे चाहे वो उनसे जुड़े मछुआरे हैं जिन्हें भारत के अपने जो इंडियन ओशन की जो वाटर टेरिटरी है उस पर उन्हें कर की छूट दे दी गई है। तो इसी तरीके से अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो इस बार का बजट है उसने मतलब कि किसान और कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास को छोड़ करके ऊर्जा और अपने आगामी विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर होती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें बजट की, केंद्रीय बजट की, तो उत्तराखंड को इस बजट में किस रूप में देखते हैं? देखिए जैसे कि काफ़ी अपेक्षाएं थी। अभी रीजनल काउंसिल की बैठक भी कुछ दिनों पहले हुई थी जिसमें यहाँ के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी मांग की गई है कि जो हमारे राज्यों में काफ़ी साल से आपदा आ रही है उसको लेकर के राहत दी जाए, अलग अलग तरीके से छूट दी जाए। तो उसके बारे में कोई विस्तृत प्रोविजन अभी दिया नहीं गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल जीवन मिशन और उसके साथ साथ जो भी 16वां केंद्रीय वित्त आयोग की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फंड्स एलोकेट होने हैं उससे शायद कुछ विशेष राहत मिले तो मिले। लेकिन बजट में और खास करके हमारी निर्मला सीतारमण जी के बजट स्पीच में बस एक बार उत्तराखंड का जिक्र आया है, जिसमें यह था कि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इको ट्रेल्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी विशिष्ट तौर पे ऐसी विशेष प्रोविजन हमारे उत्तराखंड राज्य को अभी नहीं मिली है। बात की जाए तो उत्तराखंड को लेकर के कोई ज़्यादा विशेष इस बजट में नहीं है, लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। साथ ही एक बात तो तय है कि जो बजट जारी होता है वो बजट कितना खर्च होता है ये भी देखने वाली बात होगी, और अगले साल इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर अब आने वाले समय में पता चलेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। रुड़की के सालियर भगवानपुर बाईपास पर बना पैदल पुल
पिछले करीब 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और अब ये अधूरा निर्माण आम लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इस बाईपास के आसपास 3 कॉलेज भी हैं जिनके सैकड़ों स्टूडेंट्स रोजाना इसी रास्ते से आते जाते हैं। इसके अलावा आसपास की गांव की महिलाएं, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी और अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के बीच सड़क पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस लापरवाही के चलते पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों और स्टूडेंट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सर 2015-16 से है और ये ऐसा ही जैसा ही हम देखते आ रहे हैं। हमारा भी सेकंड ईयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हादसे हुए भी पहले और आगे भी खतरा है। लड़के तो सर एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, बाकी लड़कियों को और बराबर में आरोग्य हॉस्पिटल भी है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है। क्या वजह मानता है क्यों ऐसा पड़ा है? वजह ये लापरवाही है सर, NHAI की लापरवाही है। जी इंतजार तो कर रहे हैं, लापरवाही है उनकी। और बाकी इसमें हमारा धरने की प्रदर्शन की बात चल रही है और हमें देहरादून तक अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसमें हम इसकी मांग कर रहे हैं जो चालू किया जाए। रामनगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भोजन माताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार पर अपनी उपेक्षा और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है। लखनपुर सहित पार्क में भजन माता संगठन की हुई बैठक में वक्ताओं ने सरकार से जल्द ही अपनी मांगी पूरी करने की बात कही और लखनपुर से लेकर तहसील परिसर तक सरकार के खिलाफ विरोध किया है। भोजन माता संगठन की अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगी पूरी नहीं की तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगी। मामला हमारा यह है कि हम बहुत लंबे समय से धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हर जगह हमने ज्ञापन दिया, जहां भी धामी जी आते हैं हम ज्ञापन देते हैं। हम इतना परेशान है लेकिन हमारी अभी तक कोई नहीं सुनी है। और जो हमारा घोषित किया था शिक्षा सचिव ने 5000 मानदेय, वो भी लागू नहीं हुआ है। तो आज हमने 1 दिन की हड़ताल करी है। हमने आज 1 दिन की हड़ताल करी है और ये हड़ताल के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते कि अगर अभी भी आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आगे को अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देहरादून में धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी गई। हालांकि लहूलुहान हालत में युवती को नजदीकी दून चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि पहले भी लड़की ने इस लड़के की शिकायत की थी। युवती 2 साल से इस युवक के संपर्क में थी, लेकिन हाल ही में बातचीत बंद होने के चलते युवक लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। करीब 10 बजे की घटनाक्रम में युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित थे। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए। और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती व्यवहार किया, जिससे अस्पताल ले आते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह का जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है। इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। रामनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पिछले 3 सालों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। बता दें कि रामनगर की मोहल्ला खताड़ी निवासी हैदर अली
के द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसी के इलाके में रहने वाले अंसारी और उत्तर प्रदेश के ठाकुर के द्वारा उसे भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अंसारी को पूर्व में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की थी। देखिए, एक मामला है 2023 का, जिसमें एक वादी हैदर अली नाम का वादी ने एक लिखित तहरीर दी। उसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसको उसके साथ दो लोगों ने, एक अयूब खान और दूसरा अतिकुर रहमान ने विदेश भेजने के नाम पर 1,33,000 की ठगी कर ली है। तो तहरीर प्राप्त होने के बाद विवेचना जो है विवेचकों को असाइन की गई और उसके बाद जो है जब अतिकुर रहमान का नाम जब इसके बारे में पता चला कि इसके द्वारा भी ठगी की गई है, तो उसके बाद से लेके आतिथि तक कल तक ये फरार चल रहा था। इसके खिलाफ पुलिस ने बहुत सारी दबिशें भी दी इसके मस्कनों पर और NBW की कार्रवाई भी की और 82 की भी कार्रवाई की, परंतु ये पकड़ा नहीं जा रहा था। टीम के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए कल 1 फरवरी 2026 को टीम रामनगर द्वारा इसको यूपी एरिया से अरेस्ट कर लिया गया है। अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड अंतर्गत मरचूला भेरखाल मोटर मार्ग पर सुरक्षा इंतजामों के अभाव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्घटना संभावित स्थानों पर पैराफिट और क्रैश बैरियर न होने से ग्रामीणों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2024 में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद भी विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि कई बार अवगत करवाने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। सहायक अभियंता ने बताया कि सुरक्षा कार्यों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मरचूला के पास एक घटना हुई थी। अब विभाग द्वारा उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर और साइड रेलिंग और पिलर का कार्य किया गया था, लेकिन उन जगहों पे किया नहीं जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है। ऐसी जगहों पे करा जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कार्य हो सकता है और यहाँ पे सामने ही कोई घटना हो सकती है और बड़ी जनहानि हो सकती है। चंपावत के लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे ओवर स्पीड कैंटर ने सामने से आ रही सवारियों से भरी बोलेरो को टक्कर मारी है। इससे बोलेरो वाहन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोग चोटिल हुए। मैक्स में चालक सहित 8 लोग सवार थे। टक्कर मारने के बाद कैंटर चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार युवाओं ने उसे पकड़ लिया था। सात बार थी, मेरे को लगा के 8, मैं खटवा हिट के 8 बजा था। ये ऊपर हाथ थी कैंटर, यहाँ मार के यहाँ धक्का लग के यहाँ पहुंचे गाड़ी में। वो तो गनीमत ये रहेगी, अब बच गए हैं। हल्के फुल्के आए हैं, चोटें आई है बच्चों को। गलती इसकी है पूरी, ये देख लो, ये पूरी हड़क देख लो आप। हम तो खटीमा से आ रहे थे, इनके छोटे बच्चे भी हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये टक्कर इतनी जोर से मारी ये ट्रक वाले ने, ये भाग भी रहा था, फिर भाग रहा है, मर गए, ये मर गए, अपना भाग रहा। बताओ, वो तो ये बाइक वाला भैया आ गया, भगवान ने उसको भेज दिया हमारे लिए, तब इसको रोका। चोट लगी है ना, लगी है भैया, इनको लगी है, बच्चों को लगी है। खटीमा से आ रहे थे हम लोग, आप लोग ये देखो इधर को, इतनी गलती है ड्राइवर की। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ, इनकी तो पूरी खानदान है इसमें। पूरे बच्चे कुछ हो जाता तो क्या होता, बताओ ना आप। वो भ्रष्ट है, वो तो ठोक के चले गया, वो तो भाग रहा था यहाँ से। वो तो किसी बाइक वाले का भला हो, बेचारे उसने रोक दिया उसको। तो चोट तीनों को आई है, उनकी सबके आई है चोट, तो थोड़ा थोड़ा पर मगर ज्यादा भी नहीं हुए कोई। जान बच गई, जान बच गई हम लोग। लक्सर में 5 दिनों से लापता युवक सन्नी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि मृतक का करीबी दोस्त ही उसका कातिल निकला है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह ने बताया कि मोबाइल के विवाद में दोस्त ने सन्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और शव गन्ने के खेत में छिपा दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है
और पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में हुए मामूली से विवाद ने एक युवक की जान ले ली। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। जो अभियुक्त है उसको हिरासत ले लिया गया है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में हुए हिंसक घटना में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। एक युवक की मौत के बाद खेत में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आपसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते ये बवाल हुआ है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, जो घटनाक्रम आप जान रहे हैं कल इवनिंग का है। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनका भंडारा निपट गया था। फिर किसी बच्ची और 2 पक्षों के लड़का लड़की के मैटर को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर, जबकि पड़ोसी ही एक ही कस्बे में रहते हैं, एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं, तो एक ने दूसरे पे फायर किया और उस फायर के बाद पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को डंडों से, हमें लगता है डंडों से पीट के मार दिया। तो चूंकि अभी वहाँ दोनों तरफ से तहरीर आ चुकी है, जो हमने संदिग्ध और नामजद लोग थे, काफी लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। मौके पे अभी शांति व्यवस्था है। सर, एक की बताया जा रहा है गोली लगने से मौत हुई थी। एक की गोली लगने से हुई है और एक को ऐसा प्रतीत होता है कि डंडों से या पत्थरों से मारा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।